हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने सेमेस्टर 5 के लिए बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया था और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जारी किया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी से आया हुआ है। और इस बार भी फिर एक और सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में भी मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको देखिए। और आपको मैं फिर बता दूँ कि आपके लिए एक अलग चैनल हमने बना रखा है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। CWH यूनिवर्सिटी। अभी तो इस सेमेस्टर में हम यहाँ पे वीडियो डाल दे रहे हैं, लेकिन हमने एक अलग चैनल बना रखा है जो हाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए चैनल है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 6 का जो वीडियो होगा वो उसी चैनल में आपको मिलेगा, है ना। तो आप ऐसा ना हो परेशान होते रहें कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में नहीं मिल रहा है। तो सेमेस्टर 6 का वीडियो CWH यूनिवर्सिटी के चैनल में मिलेगा। अभी ये नया चैनल बना हुआ है तो इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये सर्चिंग में आ जाना चाहिए चैनल। और हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, धनबाद के हो, है ना, हजारीबाग के हो, या रांची यूनिवर्सिटी के हो, कोई दिक्कत नहीं। सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये चैनल है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, अगर इस चैनल में देखें, इस चैनल में भी सबसे लास्ट में जाएंगे तो मेरे चैनल के नाम पर नीचे और चैनल होगा जिसमें CWH यूनिवर्सिटी भी होगा, तो वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए। और मैं आपको अनाउंस बता दूं कि बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो क्लास होगा, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहता है या ऑफलाइन क्लास करना चाहता है, सो सेमेस्टर 6 के क्लासेस जो है वो सरस्वती पूजा के बाद फरवरी 16 से स्टार्ट होने वाला है। फरवरी 16 से क्लास स्टार्ट होगा। 16 नहीं, 17 कर देते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा यहाँ का बहुत अच्छा त्यौहार है तो लोग ज़्यादा छुट्टी मार देते हैं। तो 17 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा आपका क्लास सेमेस्टर 6 के लिए। तो जो बच्चे सेमेस्टर 6 का क्लास करना चाहते हैं वो स्टार्ट होगा 17 फरवरी 2024 से, और वो जुड़ सकते हैं 17 फरवरी 2024 से हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन के लिए उन्हें कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ऑफिस में आना होगा, जो मटवारी पेट्रोल पंप के पास है, हजारीबाग, झारखंड में। और जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं उन कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना है। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद वहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, दो, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो उनको अनदर मेथड में जाना है और अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद OTP आएगा, सबमिट करना है, लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप कोर्स खरीदने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यहाँ भी अवेलेबल मिल जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे नहीं है तो लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 9771580632। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और ऑनलाइन कोर्सेस आसानी से परचेज कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग का पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग इसको 2-3 लेक्चर में लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 28 पेज का ये PDF है। और ये 28 पेज का PDF जो है वो उसको हम लोग 2-3 क्लास में लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप श्योर रहिएगा। इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंकेक्षण क्या है और इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। व्हाट इज ऑडिटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटिंग क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करना, जांचना। किस चीज़ का ऑडिट करेंगे, किसको चेक करेंगे। तो ऑडिटिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं, जांचते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा है बड़ा अच्छा, ऑडिटिंग एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य है। एक ऐसा काम है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है, नहीं जिसमें लाइबिलिटी ज़्यादा होता है, जिसमें उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है। और जिसमें हम क्या चेक करते हैं, तो ये देखिए, ये चेक करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं व्यापार के लेखों की गहन जांच। मतलब कोई भी बिजनेस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे जाते हैं, जो हिसाब किताब लिखे जाते हैं, उसका गहन जांच करते हैं। गहन मतलब डेप्थ स्टडी करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, डीपली स्टडी करते हैं। और देखते हैं कि जो हिसाब किताब लिखे गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सही है या नहीं है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सही पालन किया गया है या नहीं किया गया है, वो सारा चीज़ चेक करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पालन किया गया कि नहीं, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो अकाउंटिंग सही है या नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वो अकाउंटिंग सही है कि नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको डेप्थ में जाके चेक करना होगा, गहन जांच करना होगा। यही गहन जांच जो है वो ऑडिटिंग कहलाता है। इस किस लिए कहते करते हैं गहन जांच, ताकि उसकी सत्यता पता चल सके और नियमानुकूलता पता चल सके कि नियम के हिसाब से लिखा गया है कि नहीं।
सत्य लिखा गया कि नहीं, उसका सही ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। यानी ऑडिटिंग कराने का पर्पस होता है कि हम जो हिसाब किताब लिख रहे हैं वो गहन में जांच कीजिए, जाके डेप्थ में चेक कीजिए, पूरा डिटेल में चेक कीजिए, ताकि उस हिसाब किताब जो लिखा गया है उसकी सत्यता पता चल सके, उसकी नियमाकुलता पता चल सके, उसका सही ज्ञान अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको ऑडिटिंग कराना पड़ेगा, है ना। ऑडिटिंग के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ऑडिटिंग के बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसमें सबसे मेन उद्देश्य की बात करते हैं। ऑडिटिंग के उद्देश्य को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ऑडिट करने का जो पर्पस है, मेन उद्देश्य है ना, ये है। ये ऑडिट सिर्फ यही दोनों के लिए करते हैं, बाकी ये सो तो दूसरा उद्देश्य है, उसके साथ पूरा होता है। लेकिन ऑडिट करने का मेन उद्देश्य है लेखा पुस्तकों की जांच। जो आप एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, जो आप हिसाब किताब लिख रहे हैं उसको हम चेक करते हैं। बोलता है एग्जामिन करते हैं अकाउंटिंग बुक का, हिसाब किताब को चेक करते हैं, पहला काम ये है। दूसरा है वार्षिक विवरण की सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है उसको आप कैसे सत्यापित करते हैं, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो दो मुख्य उद्देश्य है अंकेक्षण का, ऑडिट करने का। वो पहला ये है कि लेखा पुस्तकों की जांच करना, पहला उद्देश्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। और दूसरा उद्देश्य है वार्षिक विवरण, जो साल के लास्ट में बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, उसका सत्यापन करना, उसको वेरिफिकेशन करना इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर दो काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेखा पुस्तक की जांच करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, वार्षिक विवरण का सत्यापन करेंगे। ये दो काम हम लोग करेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। इसके अलावा ऑडिट और भी हमारे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ऑडिट से और क्या फायदा होगा, तो ऑडिट का सब्सिडी ऑब्जेक्टिव, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, कि अगर आप ऑडिट करेंगे तो और क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो उसमें हम लोगों को दो फायदा और मिल जाता है। जब हम ऑडिट करते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा कुछ और उद्देश्य पूरा हो जाता है। मुख्य उद्देश्य के साथ साथ कुछ और उद्देश्य पूरा हो जाता है, और वो उद्देश्य है कि अशुद्धियों और छल कपट की खोज हो जाती। जितनी गलतियां हैं और जितना छल कपट हुआ उसकी जानकारी हमको पता चल जाती है। दूसरा, अशुद्धियों और छल कपट को की रोक के लिए हम काम कर सकते हैं। तो पहला है कि अशुद्धि और छल कपट खोज सकते हैं कि क्या गलती हुई है, क्या फ्रॉड हुआ है, और उसको रोकने के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर हम ऑडिट करेंगे तो मेन तो मेरा दो ही उद्देश्य है, लेकिन उसके अलावा ये दोनों उद्देश्य भी मेरा पूरा हो जाता है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दो है, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों उद्देश्य भी हमारे पूरे हो जाते हैं, कि हमारा अगर अशुद्धि है तो उसको खोज भी लेते हैं और उसको रोक भी लेते हैं। इसके अलावा ऑडिट के और भी उद्देश्य है। समाज को ऑडिट से क्या फ़ायदा है, तो समाज को ऑडिट से फ़ायदा है कि उसका जो पैसा है वो सुरक्षित है, टैक्स चोरी नहीं होगी, पूंजी डैमेज नहीं होगा, विनियोजक के साथ न्याय होगा, जो भी पैसा लगाया उसके साथ, श्रमिकों के लिए सही मजदूरी का माप होगा, कि श्रमिक को आप सही मजदूरी, जैसे ऑडिट होगा तो यहाँ पता चलेगा ना कि लेबर को आप कितना दे रहे हैं। तो लेबर को जो दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड सैलरी है कि नहीं, मानक सैलरी है कि नहीं। ऐसा नहीं खटा रहे हैं ज़्यादा और कम पैसा दे रहे हैं। तो आप एक मानक सैलरी दीजिएगा ना, तो जो ऑडिट किया हुआ फर्म होता है वो अपने इम्प्लॉय को एक मानक सैलरी देता है, एक अच्छा सैलरी देता है, जिसमें सैलरी देगा, घर की सुविधा देगा, बच्चे की पढ़ाई की सुविधा देगा, मेडिकल की सुविधा देगा। तो ये सारा चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब ऑडिट होगा तो ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये और भी उद्देश्य है, जिसको बोलते हैं सामाजिक उद्देश्य। उपभोक्ता के साथ समुचित मूल्य दे रहे हैं कि नहीं, यानी आप प्राइस कैसे तय कर रहे हैं, उपभोक्ता को सही कीमत पर सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उपभोक्ता के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, उपभोक्ता के साथ मिलावट का सामान तो नहीं दे रहे। ये सब चीज़ चेक हो जाता है। और सामाजिक सागत और लाभ का मूल्यांकन, ये देखना होगा कि सामाजिक लागत होना चाहिए, सागत लिख दिया, यहाँ लागत होना चाहिए। सामाजिक लागत क्या होगा और उसका साथ ही साथ क्या है, लाभ कितना है, इसका मूल्यांकन होगा कि सोशल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और उसका प्रॉफिट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ये सारी चीज़ आपको ऑडिट से पता चल जाएगी। साथ ही साथ कुछ और भी उद्देश्य होता है ऑडिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। लागत कॉस्ट ऑडिट हो जाता है ऑडिट करने के साथ, मैनेजमेंट ऑडिट पता चल जाता है, सर्कुलेशन ऑडिट पता चल जाता है, परफॉर्मेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप ऑडिट करने जाएंगे ये सब काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, एडवाइस टू द मैनेजर्स। अगर ऑडिट होगा और कुछ बातें ऐसे निकलेगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजर को सलाह भी दे सकता है, तुम ऐसा करो भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, जो एक कर्मचारी है, अगर बार बार ऑडिट होता है तो कर्मचारी के ऊपर एक मोरल इफेक्ट पड़ता है, नैतिक दबाव पड़ता है, वो गलत करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि गलत करेंगे साल में ऑडिट होगा तो हम फंस जाएंगे। इस डर से वो गलत नहीं करता, नहीं तो गलत करने की इच्छा किसका नहीं रहता है, सब आदमी पैसा दे के ललचाता है, लेकिन वो इस डर से पैसा नहीं उठाता है कि भाई पकड़ा जाएंगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक प्रेशर बना रहता है कि हर साल ऑडिट होता है, लेकिन जहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं होता है वहाँ पे कोई भी आदमी बहती गंगा में हाथ धो लेता है कि अरे चलो नहीं यार, कौन देखने जा रहा है। लेकिन हर साल अगर चेक हो रहा है तो वहाँ डरता है कि यार अभी तो ले लेंगे, लेकिन साल के लास्ट में जब चेक होगा तो मेरे नाम पर हिसाब चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा।
आगे लिखा है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एक्ट। कानून ये कहता है कि हर कंपनी को ऑडिट कराना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पूरा कर देते हैं। टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को भी संतुष्ट कर लेते हैं ऑडिट करा के। और क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, मार्केट में बिजनेस चलाने का एक स्वस्थ वातावरण, एक मजबूत वातावरण बनाने के लिए भी हम लोग ऑडिट करा लेते हैं, ताकि हमारे ये पोर्शन ठीक रहे। ये पहला क्वेश्चन था, ऑडिट क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, इसको आप अच्छे से कर सकेंगे। दूसरा यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता भी है, जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है, और जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। इसको आपको लिखना है। तो इसमें दो चीज़ है, दो क्वेश्चन पूछ दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये क्वेश्चन ये है, अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, यानी ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। ऑडिट वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे अकाउंटिंग एंड करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन है तो दोनों का अंतर लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या किया, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का अंदर लिख लिया, तो इससे पता चल जाएगा कि पहले कौन होता है, बुक कीपिंग, उसके बाद क्या होता है, अकाउंटेंसी, और जब अकाउंटेंसी खत्म होगा तब ऑडिट होगा। तो नीचे एक और अंतर होगा अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का, एक और अंतर होना चाहिए अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लिखा है स्कोप, सबसे पहले क्या लिखा है, स्कोप, कार्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा बुक कीपिंग का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है। सीमित समझते हैं ना, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जर्नल बनाना शामिल किया जाता है। जो आप जर्नल बनाते हैं ना उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं, पुस्त पालन बोलते हैं। तो जर्नल बनाने का काम जो है वो किसके अंदर आता है, वो आता है बुक कीपिंग के अंदर। जबकि इसके अंदर खाते बनाने होते हैं, इसके अंदर खाता बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, सब इसके अंदर तैयार होता है। तो इसका स्कोप जो है वो असीमित होता है, मतलब बड़ा होता है। इसके अंदर ज़्यादा खाता ना बनता है, तो बोलता है इसका स्कोप बड़ा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि इसका क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। कार्य का स्वभाव, इसमें बोलता है कि इसमें बहुत सिंपल काम है, कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा कॉमर्स का नॉलेज है तो कर सकता है। इसको प्रारंभिक लेखा बोलते हैं, इसलिए इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कॉमर्स पढ़ने की जरूरत है, इसके लिए सीए बनने की जरूरत है, या बहुत अच्छा अकाउंटेंट कॉमर्स का नॉलेज होने की जरूरत है। तो इसके लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये कार्य का स्वभाव ऐसा है जो इसको बोल सकते हैं कि पहला काम है और इसके बाद का काम है। पहला काम है लेखा करना, उसके बाद वो होता है। देखो यहाँ नीचे लिख दिया, कार्य के निष्पादन की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि अकाउंटिंग के काम के लिए, बुक कीपिंग के लिए बोलता है यह काम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित, खाली बस ट्रेंड कर्मचारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं एकदम ट्रेंड वर्कर है, बहुत अच्छा है, नहीं, कम पढ़ा लिखा भी आदमी तो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो देखिए यह काम सामान्य ज्ञान वाले और अप्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा संभव नहीं है। मतलब कम नॉलेज वाला अगर चाहेगा, या अनट्रेंड आदमी चाहेगा, जो ट्रेंड नहीं है वो चाहेगा कि हम अकाउंटिंग कर ले, ये संभव नहीं। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है। यानी बुक कीपिंग कम पढ़ा लिखा आदमी और प्रशिक्षित आदमी भी चला सकता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम जो है वो बुक मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी और अप्रशिक्षित आदमी नहीं चला सकता। उसके लिए एक ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता होती है, एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस काम को कर सकता है। कार्य का उत्तरदायित्व, अब यही देखिए कॉमर्स के लोग हैं, वो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में उनको अकाउंटिंग नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको अकाउंटिंग का काम मिलेगा? नहीं। तो जीवन भर बुक कीपिंग करते रह जाइएगा, बस हिसाब और चिट्ठी चिट्ठी पत्री करते रहिए। आप अकाउंटिंग का काम तभी सीख सकते हैं जब आपको अकाउंटिंग आता है। इसलिए यहाँ साफ लिखा है कि यहाँ ट्रेंड वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये गलत हो गया तो पूरा बिजनेस गलत हो जाएगा। इसलिए वैसे लोगों को यहाँ बिजनेस बैठाता है जिसको ट्रेंड जो है, जो उसको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिला हुआ है, जो ज्ञान रखा है हर चीज़ का। हर जिसको कोई चीज़ नहीं आता है, बस खाली कॉमर्स पढ़ लिया, वो इधर जाएगा नौकरी करने 10,000, 12,000, 15,000 में, और वो 35,000, 40,000, 50,000, 100, 1 लाख का जो सैलरी है वो यहाँ पे मिलता है। कार्य का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क। तो कार्य का उत्तरदायित्व बोलता है कि यहाँ पे पुस्त पालक केवल अपने काम के लिए उत्तरदायी होता है, केवल अपने काम के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो बुक कीपिंग कर रहा है, भैया अगर हम बुक कीपिंग कर रहे हैं तो गलती अगर बुक कीपिंग में होगी तब ना हम फंसेंगे। अब आगे कोई गलती कर दे, अकाउंटिंग में कोई गलती कर दे, तो उसमें बुक कीपिंग वाला नहीं फंसेगा। तो याद रखिएगा ये केवल बुक कीपिंग के कामों के लिए उत्तरदायी होता है कि हम बुक कीपिंग किए, अगर कहीं गलती बुक कीपिंग में नजर आती है तो हमको सजा दो। लेकिन लेखापाल अपने कार्यों के साथ साथ बुक कीपिंग वाले के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगर ये गलत लिखा होगा और इसके गलती को ये देखा नहीं और फिर आगे खाता लिख दिया, तो ये आदमी दोनों के काम के लिए जिम्मेवार है, कि अपना काम के लिए तो जिम्मेवार है ही, साथ ही साथ इसके कामों को चेक करना भी इसका काम है।
यानी बुक कीप ये क्या करता है, बुक कीपिंग वाला लिख दिया अपने हिसाब से, तो ये खाली केवल अपने काम के लिए जिम्मेवार है। लेकिन ये क्या करता है, जो उसको लिख के मिला है, बुक कीपिंग होके मिला है, उसको भी चेक करेगा कि वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और फिर अपने भी लिखेगा, तो उसकी गलती को भी ढूंढना और अपनी गलती को भी ढूंढना, दोनों जिम्मेवारी किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर दोनों को ढूंढना पड़ता है, बुक कीपिंग करने वाले की भी गलती को और अपनी गलती को भी ढूंढना पड़ता है। वैधानिक नियमन, कानून के हिसाब से बोलता है, इसमें वैधानिक नियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपना चले, बुक कीपिंग करने के लिए कोई कानून का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कानून बना और उसी कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो इसमें कानून की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसमें एडजस्टमेंट होता है, तो कुछ छूट गया भाई मिस्टेक, तो अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो बोलता है कि एडजस्टमेंट का कोई लेखा नहीं करते हैं। लेकिन ये तो जर्नल में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एडजस्टमेंट का लेखा करते हैं ट्रेडिंग और पीएल में, याद कीजिएगा। अब जब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते थे तो उसमें पढ़ते थे ना एडजस्टमेंट्स, जबकि जर्नल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, छूट गया तो छूट गया। लेकिन जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट्स को लिखा जाता है। तो बोला जाता है कि अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट का लेखा किया जाता है, लेकिन बुक कीपिंग में एडजस्टमेंट का लेखा नहीं किया जाता है। ज्ञान और योग्यता, बोलता है इसके लिए कर्मचारी को विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसके लिए विशेष ज्ञान और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी बुक कीपिंग करने के लिए, पुस्त पालन करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। शुरू और अंत, तो बोलता है ये प्रारंभ का काम है, शुरुआत का काम है, और ये अंत का काम है। कोई दिक्कत है तो याद रखना है। अब लिखा है, देखिए दूसरा बताया था ना, दो अंतर यहाँ पे मिलेगा, अब मिलेगा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। तो अकाउंटिंग होने के बाद ना ऑडिटिंग होता है, तो पहले ये होता है उसके बाद ये होता है। तो ये लिखा है कि कार्य क्षेत्र, तो बताइए इसका काम जो है वो लिमिटेड होगा, लेकिन इसका काम क्या है, अनलिमिटेड है। इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है बताइए। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कौन कौन सा काम करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या करता है, लेखा पुस्तक और विभिन्न विवरणों की आलोचनात्मक जांच करते हैं, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करते हैं कि बिजनेस के पास कितना पोजीशन कैसा है, उसका इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है, उसके पास पैसा है या नहीं है, इस सब की जांच हम लोग यहाँ पे करते हैं। उद्देश्य क्या है, तो लिखा है यह संस्था के लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है। ये जो है संस्था के लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है अकाउंटिंग। जबकि ऑडिटिंग बोलता है इसका उद्देश्य लाभ हानि आर्थिक स्थिति की शुद्धता की जानकारी लगाना होता है। ऑडिट का मेन पर्पस होता है लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठे की शुद्धता की जानकारी करना, जबकि इसका होता है लाभ हानि तथा आर्थिक चिट्ठे की जानकारी लेना। कार्य क्षेत्र, कार्य का स्वभाव, कौन कर सकता है, किस तरह का काम है ये, तो बोलता है ये जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग का काम होता है, इसमें ऑडिटिंग का काम होता है, नहीं इसमें लिखने का काम होता है, इसमें जांच करने का काम होता है, इसमें लिखने का काम होता है, इसमें जांच करने का, वही बात यहाँ लिखा है। बिगनिंग सबसे पहले कौन होगा, तो ये पहले होगा, उसके बाद होगा ऑडिटिंग। तो ये बिगनिंग वाला वर्क कौन है, शुरुआत वाला क्रिया कौन है, तो बोलिए यहाँ देखिए, लेखा कर वो वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है, बताया ना। बुक कीपिंग खत्म होगा तो अकाउंटिंग शुरू होगा, और ऑडिटिंग कहाँ शुरू होता है, तो जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है, तो बोलता है अकेक्षण वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ लेखा कर्म समाप्त होता है। यानी जहाँ ये खत्म होगा उसके बाद ये होगा, तो ये पहले काम है, ये दूसरा काम है, इसके पहले होगा ये, दूसरा होगा ये। योग्यता, लेखा कर्म करने के लिए आपको स्पेशल विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, आपको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ लिखिए, लेखा कार्य को लेखा कर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किंतु अंकेक्षण की जानकारी का जरूरत नहीं पड़ता। यानी अकाउंटेंट को, जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उसको ऑडिट का जरूरत नहीं है, ऑडिट का जानकारी उसको नहीं चाहिए, खाली अकाउंटिंग का जानकारी उसको होना चाहिए। जबकि जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर होता है उसको ऑडिट की जानकारी होनी चाहिए। यानी एक ऑडिटर को लेखा कर्म की भी जानकारी होनी चाहिए और ऑडिट की भी जानकारी होनी चाहिए। एक ऑडिटर को सारी जानकारी होनी चाहिए, लिखने भी जानना चाहिए और ऑडिट भी करना चाहिए, तभी तो वो चेक कर पाएगा। जबकि इसमें बोलता है कि केवल अगर आपको लिखने की जानकारी है, ऑडिट की जानकारी नहीं भी है, तो आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का काम वह व्यक्ति करता है जिसे केवल लिखने की जानकारी है, उसे ऑडिट करने की जानकारी नहीं होती है। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता है यहाँ पे क्या होता है, लेखाकार अपने और अपने पुस्तपालक के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जो लेखाकार होता है, जो अकाउंटेंट होता है, अपने काम के लिए, और बुक कीपिंग जो करता है उसके लिए। यानी जो बुक कीपिंग करता है और जो अकाउंटिंग करता है, दोनों के काम के लिए जिम्मेवार यही व्यक्ति होता है। लेकिन ये
केवल अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा टेंशन अकाउंटेंट को है। अकाउंटेंट है, ऑडिटर अपने काम के लिए जिम्मेवार है, बुक कीपिंग वाला अपने काम के लिए जिम्मेवार है, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो दोनों काम के लिए जिम्मेवार है, तो अकाउंटेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बोझ हो जाता है। कर्मचारी, जो ये अकाउंटिंग का काम करते हैं वो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कंपनी का कर्मचारी होता है, लेकिन ऑडिटर कभी कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है। सीए जो आता है ना ऑडिट करने, वो कंपनी का कर्मचारी नहीं हो सकता। कंपनी का कर्मचारी कभी भी किसी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, याद रखना। पारिश्रमिक, जो अकाउंटेंट होता है उसको उसके मेहनत के बदले में क्या मिलता है? तो अकाउंटेंट को उसके मेहनत के बदले में वेतन दिया जाता है, सैलरी, जबकि ये कर्मचारी तो होता नहीं थी, इसको फी मिलता है। इसको क्या मिलता है? फी, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में इसको मिलता है फी। जो कर्मचारी नहीं है वो भी मेरे यहाँ काम करेगा तो उसको फी मिलेगा, और जो कर्मचारी है वो मेरे यहाँ अगर काम करता है तो उसको तो सैलरी देते हैं। विकास कब जन्म हुआ था? तो अकाउंटिंग का जन्म 1494 में हुआ था। लूका पेसोली, याद होगा, लूका पेसोली ने इसको डेवलप किया था। और अकाउंटिंग का जन्म 1913 में हुआ है। अकाउंटिंग जो है 1913, नहीं हाल फिलहाल में अकाउंटिंग, सॉरी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग शब्द हाल फिलहाल में आया है, 1913 में जन्म हुआ है। ऑडिटिंग शब्द का इस्तेमाल 1913 में हुआ है। इस दुनिया में सोचो 1913 में ऑडिट शुरू हुआ है, दुनिया में, भारत में तो बहुत लेट से शुरू हुआ है, भारत में तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ है, लेकिन ऑडिट 1913 में जन्म हुआ है। और जबकि अकाउंटिंग का जन्म कब हुआ है? 1494 में, यानी बहुत पहले। सिद्धांत बोलता है इसमें कुछ निश्चित परंपरागत नियम उपनियम सिद्धांत होते हैं, यानी अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बोलता है इसके भी कुछ सिद्धांत हैं, किंतु यह बिल्कुल उसी लीक से बंधा नहीं होता। यानी ऑडिट में कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी प्रिंसिपल के आधार पर सारा काम करना। बट अकाउंटिंग में जो हम काम करते हैं वो प्रिंसिपल के आधार पर ही काम करते हैं। जो सिद्धांत यहाँ बनाए गए हैं उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम करते हैं। पूरक, लेखापाल अंकेक्षक का काम नहीं कर सकता, यानी जो अकाउंटेंट होता है वो ऑडिटर का काम नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑडिटर होता है वो अंकेक्षक, जो ऑडिटर होता है वो अकाउंटेंट का काम कर सकता है। यानी ऑडिटर अकाउंटेंट का भी काम कर सकता है, ऑडिट का भी काम कर सकता है, लेकिन जो एक अकाउंटेंट होता है वो केवल अकाउंटेंट का काम करेगा, ऑडिटर का काम नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट कौन देता है? तो जो अकाउंटेंट होता है ना उसको अपने काम के लिए कोई रिपोर्ट नहीं देना पड़ता, अकाउंटेंट को अपने काम के लिए कोई रिपोर्ट नहीं देना पड़ता, जबकि ऑडिटर को अपने काम के लिए रिपोर्ट देना पड़ता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते समय आपने क्या पाया, क्या देखा, अगर कुछ अच्छा है कुछ खराब है तो उस काम के लिए आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, आप रिपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि और जो ऑडिटर होता है वो अपने काम के लिए रिपोर्ट जारी करता है, जबकि जो अकाउंटेंट होता है वो अपने काम के लिए रिपोर्ट जारी नहीं करता, याद रखिएगा। आज हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, तीसरे क्वेश्चन से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन से अगले वीडियोस में हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो तीसरे से लेके टोटल 16-17 क्वेश्चन है जिसको हम लोग लगातार अभी से करते जाएंगे, तो आपका कमांड अच्छा होगा और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको देखेंगे तो मज़ा आएगा, और आपका भी, आप अगर देखते हैं अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले। अगर कुछ और चीज़ हमसे चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर आपको ये, आपसे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जो व्यूज़ कर रहा है सामने वाले को क्या चाहिए वो कमेंट करके ही बताएगा, तब तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, क्या कंटेंट चाहते हैं। जो हमारे से संभव हो पाएगा फ्री में वो हम आपको देंगे, बाकी तो पेड कोर्सेस में सारे अवेलेबल है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आप फ्री में ले लो बिना गुरु दक्षिणा का, ये भी ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है। तो गुरु दक्षिणा के साथ अगर ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा अच्छा रहता है, और बिना गुरु दक्षिणा वाला ज्ञान ठीक नहीं है। इसलिए चलो, जहाँ हो सकता है जितना हो सकता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग मदद कर दें, ये मेरी कामना है, और हम लोग चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू।